गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में कुछ और एडिशनल बातें पढ़ना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ वैल्यूज़ जो आपको याद रखनी है। अभी पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस नापते हैं तो उसके लिए हमें 3 मेन वैल्यूज़ याद रखनी है। एक लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है याद करिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और इसकी वैल्यू होती है 9.467 10⁻15 मीटर। कितनी होती है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ अर्थ के ऑर्बिट का एवरेज रेडियस बोल सकता हूँ मैं। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, दैट इज 1.496 roughly taken as 1.5 into 10⁻11 मीटर। दिस इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और तीसरा था 1 पार्सेक। पार्सेक मतलब अगर मैं अर्थ से सन के डिस्टेंस को बेसिस लूँ, हेलो, अर्थ से सन के डिस्टेंस को बेसिस लूँ तो कितनी दूर जा करके 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड होगा टेलीस्कोप पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच 1 सेकेंड एंगल इज सबटेंडेड if earth to sun यानी 1 astronomical unit is taken as basis, that distance is called 1 parallactic second या फिर 1 parsec। और इसकी वैल्यू होती थी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और आपको ये भी बताया था कि एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 1 पार्सेक है। सबसे बड़ी वैल्यू 1 पार्सेक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जब हम स्मॉल डिस्टेंसेस नापते हैं, आपने पीछे पढ़ा था, दोबारा बता रहा हूँ, इन्हें समराइज भी कर देता हूँ। तो स्मॉल डिस्टेंस नापने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आती हैं वो कौन सी हैं? स्मॉल डिस्टेंस नापने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स आती हैं माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10⁻10 मीटर। और फर्मी 10⁻15 मीटर। इसके अलावा नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। ये सारी यूनिट्स आपकी स्मॉल डिस्टेंसेस में यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। माइक्रोन कितना होगा, जल्दी बोलो? 10⁻6 मीटर, और इसको हम माइक्रोमीटर भी लिखते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? दिस इज रिटन इन स्मॉल इन मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ए के ऊपर नॉट, एंगस्ट्रॉम। फर्मी को फर्मी एफ ही लिख देते हैं, 10⁻15 मीटर। दिस इज कॉल्ड फर्मी। इसके अलावा मैंने आपको बताया पिकोमीटर दैट इज 10⁻12 मीटर। क्लियर? एंड स्मॉल पी एम, पिकोमीटर। ये सारे हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको बताया लाइट ईयर दैट इज 9.467 10⁻15 मीटर। क्लियर? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और पार्सेक 3.08 10⁻16 मीटर। इन सब में देखा जाए तो पार्सेक सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका दिस इज ग्रेटर देन लाइट ईयर, और उसके बाद ग्रेटर देन व्हाट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्लियर? और याद रखना, एक लाइट ईयर के अंदर 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं, और एक पार्सेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ये वैल्यूज आप याद रखें तो इट्स बेटर फॉर यू। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कोई भी प्रीफिक्स लेते हैं, कोई भी यूनिट हो, उसके लिए जो प्रीफिक्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है? देखिए, जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में बात करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू, तो आपको याद रखना है डेका, हेक्टो, किलो। ये नाम आपने बचपन से पढ़े होंगे, कुछ आगे नए भी हैं, मेगा, गीगा, टेरा, इनको याद रखना नाम को, पीटा, एक्सा। ये पॉजिटिव पावर्स हैं, ठीक है। अब इन पर्टिकुलरली आपके पास
जो डेका होता है ये 10⁻1 को डिनोट करता है, हेक्टो 10⁻2 को, किलो 10⁻3 को, मेगा 10⁻6 को, गीगा आपका 10⁻9 को, टेरा 10⁻12 को, पीटा 10⁻15 को और एक्सा 10⁻18 को। ये पॉजिटिव पावर्स हैं सारी, पॉजिटिव प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स किसी भी यूनिट में लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं किलो ओम, यूनिट रेजिस्टेंस की ओम है किलो ओम, तो किलो का मतलब हुआ 10⁻3 ओम। अगर मैं बोलूं मेगा ओम तो दैट इज 10⁻6 ओम। और अगर मैं ओम की जगह मीटर लगा दूं तो कोई बात नहीं, किलो का मतलब 10⁻3 रहेगा, यूनिट वही रहेगी जो आपने लगाई। मेगा का मतलब 10⁻6 ही रहेगा, यूनिट वही रहेगी जो आपने लगाई। तो ये आप रखेंगे पॉजिटिव पावर्स के लिए। ये पॉजिटिव पावर्स हैं 10 की लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हम ये लॉन्ग वैल्यूज़ के लिए, अगर डिस्टेंस में ही तो लॉन्ग डिस्टेंस, वरना किसी भी बड़ी यूनिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेगेटिव पावर्स की बात करते हैं। नेगेटिव पावर्स, इसके लिए प्रीफिक्स कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको डेसी, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻1। जैसे मैं कहूँ डेसी मीटर तो 10⁻⁻1 मीटर। नेक्स्ट आपको ये नाम आपने बहुत सुने, सेंटी, मिली, ये याद रखिए। माइक्रो बार बार पढ़ रहे हैं हम, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, क्लियर, ये आप याद रखिए। सेंटी होता है 10⁻⁻2, मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻�9। जैसे अभी मैंने कहा था माइक्रोन, तो माइक्रोन क्या था, माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन बोल रहे थे। पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या था 10⁻12, तो -12 मीटर था इसलिए -12 मीटर लगा। अगर मैं कहूँ पिको कूलम, कूलम चार्ज की यूनिट है, तो पिको मतलब 10⁻12 कूलम। फेम्टो होता है 10⁻15 और आटो होता है 10 की पावर कितना -18। अब इनके सिंबल्स आपको याद रखने हैं। जैसे डेसी आता है आपके पास तो इसको हमेशा स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। सेंटी को स्मॉल सी से। जैसे डेसीमीटर है तो डीएम, सेंटीमीटर है तो सीएम। ध्यान देना डेका को डीए से डिनोट करते हैं, डीए, डेका मीटर इज डोनेटेड बाई डीए। ये भी मैं लिख देता हूँ, पहले एक लिख दूँ। डेसी इज स्मॉल डी, सेंटी इज सी, मिली इज एम सिंबल, माइक्रो इज म्यू, नैनो इज एन, पीको इज स्मॉल पी, फेम्टो इज एफ स्मॉल एंड आटो इज स्मॉल ए। ठीक है, इसके अलावा आप डेका वाले में आ जाओ, पॉजिटिव वाले में डेका इज डी ए, हेक्टो इज स्मॉल एच, किलो इज के, मेगा इज कैपिटल एम, गीगा इज जी, टेरा इज टी, पीटा इज पी, एक्सा इज ई। क्लियर, तो ये पावर्स आप, पॉजिटिव पावर्स आपके सामने, ये जो टेबल मैंने बना दिया, और ये नेगेटिव पावर्स प्रीफिक्स जो हैं किसी भी यूनिट में लगाए जा सकते हैं। इनको आप याद रखेंगे तो आपको लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यूनिट्स लिखना कैसे है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर है, तो जस्ट लर्न करने वाली बातें हैं। इसके अलावा अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन, एंगल का कन्वर्जन, एंगुलर मेथड और पैरेलैक्स मेथड। आज हमें डिस्टेंस नापने की बाकी टेक्निक स्टडी करनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक, ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक। तो लेट अस फोकस ऑन टू आवर शीट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स देखिएगा ध्यान से, और डेफिनेशंस और नोट्स आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, और जिसके पास नहीं है वो वापस मंगवा सकते हैं। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज मैंने लिख करके आपको दी हुई है। दे इन्वॉल्व व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स किसका यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। किस लिए, टू फाइंड अननोन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आपको मैं याद दिला दूँ, 10th क्लास में अपने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनका यूज़ किया था आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करके एक यूनिट्स में। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करके एक यूनिट थी, एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें आपने डिस्टेंस नापने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया था। जैसे रिवर की विड्थ निकालनी है तो आप क्या करते थे बताइए, एक हाइट पे जा करके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप्रेशन नापते थे, थीटा 1 थीटा 2,
अब ये दोनों एंगल नाप करके आप रिवर की विड्थ निकालते थे, एक हिल की हाइट, ट्री की हाइट, हिल के किसी पार्ट की हाइट, क्लिफ की हाइट, तो सब कैसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वो हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में। वही चीज़ यहाँ उठ के दोबारा आई है, ये वही चीज़ यहाँ पर हम एक फॉर्मुलेट करके लिखना चाहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजरमेंट की सारी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, उनमें से हम आपको याद दिला रहे हैं कि एक टेक्निक वो भी थी जो आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर है? तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, दे इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर अननोन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्री है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। ये एक ट्री है, बड़ा सा, जमीन में है ये, और कहीं हो सकता है बताइए। अब इसकी हाइट नापनी है। मैं मान लेता हूँ जस्ट इसका क्रॉस सेक्शन इमेजिन करता हूँ ए बी, और ये ए बी जो है एच हाइट है वो मुझे फाइंड करनी है। अब मैं कुछ डिस्टेंस दूर जाता हूँ, मान लो पॉइंट ओ पे आ गया। ओ से ए का डिस्टेंस हमें मालूम है, हमने नाप लिया है, इंच टेप से नाप लें या कैसे भी। मान लीजिए ये डिस्टेंस बी है, स्मॉल बी, बेस, ये मुझे मालूम है, दिस इज ऑलरेडी नोन, एंड व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज स्मॉल एच। क्लियर? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द एंड पॉइंट। अब ध्यान देना, ये जो ग्राउंड लेवल है वहां से मैंने पॉइंट ओ माना हुआ है, तो ओ से मैंने इस पॉइंट का एंगल नापा। क्लियर? अगर ये एंगल थीटा है, कैसे नापते हैं? पेरिस्कोप से, पेरिस्कोप से ये एंगल नापा थीटा। अब हमें मालूम है tan थीटा विल बी व्हाट, tan थीटा विल बी ए बी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस, h बाई बी। मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू आ गई b tan थीटा। h की वैल्यू कितनी आ गई? b tan थीटा। ये आ गई आपकी हाइट b tan थीटा। मतलब अगर आपको b मालूम है और थीटा मालूम है तो यहाँ लिख लेंगे इफ b एंड थीटा आर नोन वी कैन फाइंड आउट h। अब ये तो बड़ा सिंपली हमने लिख लिया और समझ भी गए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा लेता हूँ। यही मेरा ट्री है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो हाइट आपने नापी वो इस पॉइंट से नापी। कायदे से देखा जाए तो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिस इज यू कैन राइट योर नेम, यू आर मेजरिंग द एंगल यूजिंग द पेरिस्कोप। क्लियर? तो ये जो एंगल नापा जाएगा वो आपकी आई के लेवल से नापा जाएगा, ये ध्यान देना। तो जो हाइट आएगी वो आपकी आई के लेवल की हाइट आएगी। तो एक्चुअल हाइट जो होगी उसमें हाइट ऑफ मैन जो आप, वो भी ऐड हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? एच इज बी टेन थीटा, वो कौन सा एच है? वो इस लेवल के ऊपर की हाइट है, ध्यान देना। क्लियर? अगर आपका मैन की भी कुछ हाइट वहाँ पे दे रखी है तो आपको मैन की हाइट को ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल हाइट आएगी। इस केस में हम मान रहे हैं कि आपने आँख यहीं ज़मीन पे लगा रखी, बिल्कुल लेट करके एकदम नीचे से नाप रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा आप याद रखेंगे। पहला एग्जाम्पल था, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब इस बात को अपने दिमाग में फिट रखना, जहाँ से हम आई की लेवल से नाप रहे हैं वहाँ की से ऊपर की हाइट आती है, उसमें अपनी हाइट को ऐड कर देना है अगर हम जितनी हाइट से नाप रहे हैं। क्लियर? अब मान लीजिए एग्जाम्पल 2, मेरे पास एक पहाड़ है, उसकी हाइट नापनी, सेम मेथड, कुछ नया नहीं। आप पेड़ लो चाहे पहाड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर मान लो कहते हैं सिर्फ इतने पोर्शन की हाइट नापनी, दिस पोर्शन ओनली, व्हाट इज दिस हाइट बोल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जाऊँगा। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो आपको बी सी नापना है बेसिकली। तो आप पेरिस्कोप से एक बार सी का एंगल नापेंगे और एक बार बी का एंगल नापेंगे। क्लियर? अगर सी का एंगल, सी वाली ओ सी जो लाइन ज्वाइन कर रही इसका एंगल है कुछ थीटा 2 और पहली वाली लाइन का एंगल है थीटा 1, तो हम सबको पता है कि tan थीटा 1 विल बी व्हाट। अब इनके कुछ नाम रख लो। ओ ए का नाम रखा मैंने बी, जो हमें पहले से पता है, और ये वाई, ये अननोन है लेकिन ये काट देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ये हाइट आपको निकालनी है, ये वाली हाइट। ए से सी की हाइट को हमने वाई एज्यूम कर लिया, और ओ से ए जो हिल के बेस से ओ तक की हाइट है वो हमें पता है। क्लियर? अब अगर आप tan थीटा 1 लेंगे तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर, ये पूरा थीटा 1 में पूरा है, देखिए y प्लस एच अपॉन में बेस।
तो y प्लस एच अपॉन में बेस। तो यहाँ पर y प्लस एच की वैल्यू आ गई बेस इंटू टेन थीटा 1, पहली इक्वेशन। क्लियर। अगर आप टेन थीटा 2 लोगे तो ये थीटा 2 है, देखिए ये, तो ये आएगा y अपॉन बी, तो y की वैल्यू आ गई b टेन थीटा 2, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, तो y प्लस एच माइनस वाई दैट इज इक्वल टू b टेन थीटा 1 माइनस b टेन थीटा 2। अब b तो कॉमन आ गया, देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी y प्लस एच इज इक्वल टू बी टेन थीटा 1, सेकेंड थी y इज इक्वल टू बी टेन थीटा 2, इसमें से इसको माइनस किया, बी टेन थीटा 1 में से बी टेन थीटा 2 को माइनस किया, b कॉमन आ गया और h की वैल्यू आ गई दिस मच। तो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा 1, थीटा 2 एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द हिल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसको b बोला है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ पार्ट ऑफ हिल, या कोई भी चोटी है पहाड़ की, है ना, क्लिफ बोलते हैं उसको अपना नाप सकते हैं। क्लियर है, फोकस कर लीजिए यहाँ तक, ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से आप नोट कर लीजिए इसको, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, आप नोट करिए। इज दैट क्लियर, नज़र आ रहा है सबको? कॉपी इट, दिस इज योर फर्स्ट टेक्निक जो हमने पढ़ी अदर देन एंगुलर टेक्निक्स, जिसको हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक। नेक्स्ट हम पढ़ना चाहते हैं हाउ टू फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर ट्रिग्नोमेट्री से। मान लीजिए नदी आपकी फ्लो कर रही है, दिस इज अ रिवर, यू वांट टू मेजर इट्स विड्थ, ये नदी है पूरी, पानी है यहाँ पर, आई थिंक यू कैन एज्यूम वाटर। क्लियर, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे ही होंगे, बना लेते होंगे ड्राइंग। ये विड्थ नापनी है बी, क्लियर, किसी भी जगह पे। अब मैं कुछ हाइट पे जाऊंगा, जैसे पहाड़ पे गया, पहाड़ के ऊपर ना चढ़े, चलो पेड़ पे चढ़ जाते, या किसी भी एक हाइट पे गए, हमने एक मचान सी बना ली, वहाँ से हम विड्थ नापना चाहते हैं इस रिवर की, तो उस हाइट पे जाके वहाँ से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ड्रॉप करेंगे। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जैसे ये वर्टिकल पॉइंट है आपके पास, ये बेस लाइन से कुछ वाई हाइट पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप बैठ गए, ऑब्जर्वर हैं आप, यहाँ पर आपकी आँख है, यहाँ आपने कोई मचान मुचून लगा लिया और उसमें आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने यहाँ से इसका एंगल नापा। क्लियर, दिस इज सम हाइट, जहाँ पर आप हाइट ध्यान देना, वाई मैंने यहाँ से लेना है, आई से, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ आई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका आई है। तो जहाँ पर आई पे आपने मान लीजिए पेरिस्कोप लगाया, पहला पॉइंट जो रिवर विड्थ का ए और दूसरा पॉइंट बी, दोनों का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नापा। आपको मालूम है ये रेफरेंस लाइन है, ए का एंगल भी बना दिया और बी का एंगल भी बना दिया। अगर ए का एंगल बन रहा है थीटा 1 और बी का एंगल बन रहा है थीटा 2, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, जो बेस ऑफ टावर से m मान लेते हैं, से a तक का डिस्टेंस है x और m से b तक का डिस्टेंस है x प्लस b, यू वांट टू फाइंड आउट b। अब देखिए, अगर आप tan थीटा 1 लें, ध्यान से देखना बेटा, tan थीटा 1, ये अगर एंगल आपका थीटा 1 है तो ये इसके ऑल्टरनेट अपोजिट थीटा 1 आएगा, और अगर ये थीटा 2 है देखिए, तो ये इसके ऑल्टरनेट अपोजिट थीटा 2 आएगा। तो tan थीटा 1 विल बी y अपॉन x, देखो होगा या नहीं होगा, और tan थीटा 2 विल बी थीटा 2 y अपॉन ये डिस्टेंस x प्लस b, आपको निकालना क्या है b। तो इन दोनों को सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। आपके पास x की वैल्यू आ गई, x को ऊपर ले जाओ, y अपॉन tan थीटा, y अपॉन tan थीटा दैट इज cot थीटा, y cot थीटा 1। ऐसे यहाँ पर x प्लस b की वैल्यू आ गई y अपॉन tan थीटा 2, अपॉन tan थीटा 2 इज cot थीटा 2। क्लियर, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास आएगा x प्लस बी माइनस एक्स इज y cot थीटा 2 माइनस y cot थीटा 1। अब देखिए y इज़ द हाइट, जहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये हाइट, ये y है आपकी,
क्लियर। तो y cot ऑफ थीटा 2 माइनस कॉट ऑफ थीटा 1 दैट इज इक्वल टू b, क्योंकि x और x तो कट गया, तो ये रिवर की विड्थ आपने निकालनी। तो अगर ध्यान दे रहे हो तो आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस रिवाइज हो गया यहाँ पर, है ना, वही चीज़ें हैं सारी की सारी। क्लियर, इज दैट क्लीन? पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इको या रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं, इको या फिर रिफ्लेक्शन टेक्निक। इसका यूज करते हैं हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड डिस्टेंस। अब जहां पर जो टेक्निक अप्रोप्रिएट फिट होती हो उससे उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में से जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, सैटेलाइट हो गए, सैटेलाइट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूर एक शिप खड़ा हुआ है समुद्र में, उसका डिस्टेंस, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन, जेट प्लेन, फाइटर प्लेन, इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके लिए किस में कौन सा सुटेबल मेथड बैठता है वो देखना होता है। तो इको या रिफ्लेक्शन टेक्निक के अंदर 3 कैटेगरीज हमें पढ़नी है। एक है लेज़र, जिसमें हम हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। दूसरा है रडार, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। और तीसरा है सोनार, जिसमें साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। लेज़र का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लेज़र LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई stimulated emission of radiations, पूरा लिखेंगे आप, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है यहाँ तक, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब एक बात याद रखना, लेज़र के अंदर लाइट यूज़ होगी, सिग्नल कौन सी यूज़ हो रहा है, लाइट, जिसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रडार के अंदर यूज़ हो रहा है रेडियो वेव्स, इसकी भी स्पीड सेम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। और सोनार में यूज़ होती है साउंड। आपको पता होगा साउंड के अंदर एक ऑडिबल साउंड आती है, एक इंफ्रासोनिक साउंड आती है और एक अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। तो यहाँ पर यूज़ हो रही है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ध्यान देना, जिनकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। जैसे सी वाटर में देगा तो लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड होती है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो सिग्नल की स्पीड आपको पता होनी चाहिए और उसका यूज़ करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम इस चीज़ को। तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझने से पहले मैं आपको बता दूं, लेज़र में हम हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। हाईली मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब आपके पास सिंगल वेवलेंथ की लाइट, सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट बोलना चाहिए, जो कि कांस्टेंट फेस में एमिट होती है। अब इन टर्म्स को हम आगे समझेंगे, फिलहाल आप ये समझिए एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट। क्लियर, और हाईली इंटेंस लाइट आप यहाँ पर भेज रहे हैं। क्लियर, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। बाकी मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी। इसका यूज़ क्या होता है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई सैटेलाइट्स। आप लिखते जाइएगा, नियर बाई सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स नियर बाई होती हैं, सैटेलाइट से नियर बाई प्लैनेट्स मैं बोल सकता हूँ, नियर बाई प्लैनेट्स वगैरह के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसको शिप वगैरह का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शिप कहाँ पर है, पानी के ऊपर है, ध्यान देना। अंडर वाटर के लिए हम सोनार प्रेफर करते हैं। रडार में हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स,
रेडियो वेव्स आपको पता है आजकल सारा कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स हो रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह है, दैट इज ऑल यूजिंग रेडियो वेव्स एंड दे आर ऑल्सो हैविंग स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका यूज़ करते हम एरोप्लेन्स हो गए आपके, फाइटर प्लेन्स, इनका डिस्टेंस निकालने के लिए, और भी बहुत चीज़ों के लिए आपके पास स्पेस क्राफ्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सोनार, सोनार में आप अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं। कौन सा? अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। अब देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड, इसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पर। जब हम एयर में देखते हैं साउंड की स्पीड तो लगभग 332 मीटर पर सेकंड आती है, और जब इसी को हम सी वाटर में देख रहे हैं तो लगभग 1450, 1450, बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो उसको हम लेंगे। क्लियर? इसका यूज़ होता है अंडर वाटर, जैसे सी बेड में रॉक्स हो, सी बेड में रॉक हो उसका डिस्टेंस निकालना हो। क्लियर? सबमैरिन्स का डिस्टेंस निकालना हो, सी बेड की डेप्थ निकालनी हो तो वो यहाँ से यूज़ हो जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फ्लॉ या कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट कैसा? जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी एक्चुअल साइज़ है, इसमें बीच में कहीं एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो इस फ्रैक्चर की साइज़ अगर हमें निकालनी है तो वो भी हम सोनार से निकाल सकते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। क्लियर है? तो ये सारे तीनों के तीनों जो हैं इको मेथड पे या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड हैं, और तीनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, ध्यान देना, लेकिन प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ इसको। मान लीजिए एक डिवाइस है बहुत छोटा सा, जैसे इसको अंदर आप ऐसा मानिए तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं। एक तो टाइमर है जो टाइम रिकॉर्ड करेगा, सिग्नल जब निकलता है, जैसे हमने सिग्नल को प्रेस किया, बटन ऑन किया, सिग्नल निकला, निकल के गया, दूर ऑब्स्टेकल पे टकराया और वापस आया, तो जैसे ही वापस आएगा टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो सिग्नल के निकलने का और वापस आने का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए हमने इसमें टाइमर फिट कर रखा है। सिग्नल को भेजने के लिए ट्रांसमीटर है इसी के अंदर, और रिसीव करने के लिए रिसीवर है। आप समझने के लिए समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया, कट, सिग्नल निकला, ट्र पहुँचा कहाँ पर? ऑब्स्टेकल पे, दूर एक शिप है उस पर जाके टकराया, टकराया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया, इसने कैच कर लिया, कैच करते ही टाइमर बंद हो गया, इसने टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि सिग्नल को निकल करके वापस आने में कितना टाइम लगा, दैट इज रिकॉर्डेड बाय द टाइमर। और बस इतना ही बहुत है। ये तो प्रैक्टिकली बताया मैंने, न्यूमेरिकल्स में आपको स्पीड दी होगी, टाइम मालूम होगा, आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लेता हूँ ये दूर कोई ऑब्स्टेकल है, कैसा भी ऑब्स्टेकल, आई डोंट नो, सिग्नल गया 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 गया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ और वापस आया, वापस आया, वापस आया, और इस रिसीवर ने इसको कैच कर लिया। अगर ये x डिस्टेंस गया तो वापस भी x ही डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया जा कर के आने का, दैट इज x + x, और टाइम जो टाइमर ने रिकॉर्ड किया, टाइम रिकॉर्डेड, दैट इज t। वो टाइम किसके लिए था? 2x के लिए। हम सबको मालूम है कि सिग्नल की स्पीड क्या है, वो जो भी रेडियो वेव्स है, लाइट है, अल्ट्रासोनिक है, उसकी स्पीड दे रखी होगी। ठीक है, सिग्नल स्पीड अगर आपको पता है तो आपको ये भी मालूम है कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सिग्नल स्पीड अगर c मान लिया, डिस्टेंस इज 2x, टाइम इज t, तो इसका मतलब हुआ x = ct/2। क्लियर? x = ct/2, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे, आपको डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, वेरी इजी, सीधा सा बात है यार, गया और आया तो x गया, x वापस आया, डिस्टेंस है 2x, टाइम मालूम है, स्पीड मालूम है, आपने निकाल के लगा दिया। इसमें कई बार एग्जामिनर छोटा सा फ़र्क डाल देता है कि जैसे मान लो ये आपके पास ट्रांसमीटर डिवाइस था, यहाँ से सिग्नल गया और यहाँ पर कैच हो गया, यहाँ पर टाइमर ने टाइम रिकॉर्ड कर लिया, ये ट्रांसमीटर यहाँ है और रिसीवर यहाँ है। तो अब ध्यान देना, सिग्नल सिर्फ गया, वापस नहीं आया, तो आपका इस केस में सिर्फ x ही लेंगे, इस बात को ध्यान देना। इस केस में 2x नहीं आएगा क्योंकि सिग्नल सिर्फ गया, जाने का टाइम मालूम है आपको, या सिर्फ आने का टाइम मालूम। जैसे मान लो हम कहें पल्सर्स हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा पल्सर्स,
बहुत दूर ये स्टार्स हैं, रेडियो वेव्स एमिट करते हैं और इनकी लाइट हमारे यहाँ तक अर्थ तक आने में लगभग 3 बिलियन ईयर्स ले लेती है। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, 3 बिलियन ईयर्स ले लेती है। तो कह रहे इसका डिस्टेंस निकालो। अब आप बताओ, ये सिग्नल सिर्फ आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो जब सिर्फ आ रहा है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, x। आर यू गेटिंग? टाइम दिया हुआ है, स्पीड आपको मालूम है रेडियो वेव्स की 3 × 10⁸। तो इट्स सिंपली स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम इन सच केसेस। ध्यान देना, जब जाके आ रहा हो तो दैट इज 2x, और सिर्फ जा रहा हो या सिर्फ आ रहा हो तो फिर x। सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 6ठी क्लास के लेवल का टॉपिक है, अगर आप ध्यान दें। आपने पॉज वॉज करके लिख लिया होगा यहाँ तक, नहीं तो कंप्लीट कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये रिफ्लेक्शन टेक्निक आपको क्लियर है। तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक समझ में आई। इसके अलावा पहले आपने पैरेलक्स और एंगुलर भी पढ़ लिया था। आपके स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से यहाँ तक काफ़ी होते हैं। बाकी फिर भी अगर कुछ टेक्निक्स और हैं, किसी टीचर ने कराई हो, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी नॉलेज के तो काम आती ही है। इट गिव्स यू ए लॉट ऑफ नॉलेज, और ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स में तो हम सारे यूज़ करेंगे।